नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से यूपीएससी पीटी के लिए विजन आईएएस के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। लेकिन आज हम लोगों ने जो है इस पैटर्न पे जो है बदलाव किया है, क्योंकि जो है समय बहुत कम है और 5 तारीख तक जो है हम लोगों को 35 टेस्ट पेपर तक पहुँचना है। अभी जो है 18 टेस्ट पेपर ही सॉल्व हो पाए हैं। लेकिन जो है आज से हम लोगों ने एक जो है नया प्रोविज़न किया है कि एक जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर चलेगा और एक जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर करवाया जाएगा आपको। तो जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर हैं वो 24 नंबर से लेके 35 नंबर के टेस्ट पेपर तक हैं, और जो है सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट पेपर है वो अभी पेंडिंग है 19 से लेके जो है 23 नंबर के टेस्ट पेपर तक। तो आज जो है हम लोग जो है 24 नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके तहत भी हम लोग जो है 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करें। पहला ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, दूसरा है विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, तीसरा है तत्वार्थ सूत्र, चौथा है भगवती सूत्र। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने बौद्ध ग्रंथ हैं। तो कुल मिला के ये बताना है कि कितने जो है ग्रंथों का संबंध जो है बौद्ध ग्रंथों से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है ये महायान बौद्ध ग्रंथों का एक समूह है, जिसमें प्रज्ञा या पारलौकिक ज्ञान की अवधारणा पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो इसलिए यहाँ पे पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जो है विमल कीर्ति निर्देश सूत्र। तो यहाँ पे देखा जाए ये भी एक जो है महायान बौद्ध ग्रंथ है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जबकि तीसरा ऑप्शन है तत्वार्थ सूत्र, यह जो है जैन धर्म का एक जो है मूल ग्रंथ है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। जबकि चौथा ऑप्शन है भगवती सूत्र। तो यहाँ पे देखा जाए तो भगवती सूत्र भी जैन जो है धर्म का एक ग्रंथ है, और भगवती सूत्र को जो है कल्प सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है 24वें तीर्थंकर जो हैं भगवान महावीर, उनके जो है जीवन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। केवल 2 ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रजातियों के शरीर का स्वरूप या आकार जलवायु में रैखिक और ठंडी जलवायु में अधिक गोलाकार और सघन होता है। जबकि दूसरा कथन है कि गोल रूपों में सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात कम होता है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, पहला दूसरा दोनों कथन सही है, तथा कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है फिलिस्तीन की सीमा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा से लगती है, या किस देश से लगती है, ये आपको बताना है। पहला है लेबनान, दूसरा है सीरिया, तीसरा है जॉर्डन, चौथा है इजराइल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिलिस्तीन जो है पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित है, और इसमें जो है गाजा पट्टी सम्मिलित है और वेस्ट बैंक भी सम्मिलित है। जो वेस्ट बैंक है ये जो है जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है, जबकि गाजा पट्टी है वह भूमध्य सागर के तट से जो है संलग्न है। इसके अलावा जो है गाजा पट्टी की सीमा जो है पश्चिम में जो है भूमध्य सागर, दक्षिण में मिस्र, और जो है उत्तर एवं पूर्व में जो है इजराइल से लगती है। और वेस्ट बैंक की सीमा जो है पूर्व में जो है जॉर्डन, और उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम में जो है इजराइल के साथ जो है सीमा साझा करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो जॉर्डन और इजराइल यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित देशों को रेलवे परिचालन मार्ग की लंबाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन, चौथा है रूस। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें।
तो अमेरिकी रेल नेटवर्क का जो परिचालन मार्ग है वो लगभग जो है 2,50,000 किमी से अधिक है और यह विश्व का सबसे बड़ा जो है नेटवर्क है। देश के कुल नेटवर्क का लगभग 80% जो है हिस्सा माल परिवहन लाइनों का है और जो है जबकि कुल यात्री नेटवर्क का लगभग जो है 35,000 किमी तक जो है विस्तारित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जिसका 2,50,000 किमी से अधिक जो है रेल नेटवर्क का परिचालन है। और जो है दूसरा ऑप्शन होगा चीन का, इसका जो है 1,00,000 किमी से अधिक का जो है परिचालन है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है रेल नेटवर्क है। इसके अलावा जो है रूस का नंबर आता है, जहां जो है कितना है, ये तो चीन का हो गया है ना, यहाँ पे जो है अभी भारत का नहीं बताया, चीन का बताया है ना। और रूस का है 85,500 किलोमीटर से अधिक है और इसके बाद है अंतिम पायदान पे भारत का, जिसका है 65,000 किलोमीटर और यह चौथा जो है विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारत का। तो यहाँ पे जो है देखा जाए ये परिचालन के हिसाब से है तो सही युग्म बनेगा जो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मुंडा विद्रोह जो है 1857 के बाद का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। इसका मूल कारण था कि मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को समाप्त किया जाना था, इसलिए ये विद्रोह हुआ था और बिरसा मुंडा जो है विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसने जो है 1908 के छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम में योगदान दिया, जिसके तहत जो है आदिवासियों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित एक लोकप्रिय नाटक है। यह नाटक मौर्य साम्राज्य में हुए राजनीतिक षड्यंत्रों पर केंद्रित है। इसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य के जो है उत्थान का वर्णन किया गया है। विशाख दत्त निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे। तो ये जो है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है दरबारी कवि थे। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो है एक और जो थे प्राचीन भारत में जो है गुप्त काल के दौरान जो है प्रमुख लेखक जो थे कालिदास, ये भी गुप्त काल के जो है प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे। इन्हें जो है चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के दरबार से जो है संबंधित माना जाता है। और इसके अलावा आर्यभट्ट थे, ये भी जो है गुप्त काल के जो है एक प्रमुख गणितज्ञ और जो है खगोल शास्त्री थे और जो है आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत इनकी प्रमुख रचनाएं हुआ करती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है अद्वैतवाद, दूसरा है विश्व बंधुत्व, तीसरा है बड़े पैमाने पर कर्मकांड, चौथा है संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार। तो उपर्युक्त में से कितनी जो है भक्ति आंदोलन की विशेषताएं थी। तो यहाँ पे 7वें में देखा जाए तो यहाँ पे जो है भक्ति संतों ने जो है एकेश्वरवाद यानी ईश्वर की एकता के सिद्धांतों का प्रचार किया और जो है वे जीवन और मृत्यु के चक्र से जो है मुक्ति में विश्वास किया करते थे। और उन्होंने जो है इस तथ्य पर भी जो है काफ़ी बल दिया कि मोक्ष केवल ईश्वर की परम भक्ति और विश्वास से ही अर्जित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए एक तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है और दूसरा है कि जो है उन्होंने जो है भक्ति आंदोलन के दौरान जो है विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का भी समर्थन किया गया। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है कि इस दौरान जो है बड़े पैमाने पर जो है कर्मकांडों की निंदा की गई और वे किसी भी भाषा को पवित्र नहीं मानते थे और जो है जन सामान्य की भाषा में काव्य रचना किया करते थे। इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
यह जो है एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका लक्ष्य जो है क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना। तो यहाँ पे इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई और इसका उद्देश्य जो है राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में जो है प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है तथा सदस्य देशों के बीच जो है आपसी विश्वास को मजबूत करना है। तो इसके जो मेंबर हैं चीन है, भारत है जो ऑप्शन में नहीं है, कजाकिस्तान है और रूस है और पाकिस्तान है, ईरान अभी जो है 9वां मेंबर बना है। तो यहाँ पे ईरान का तो जिक्र नहीं है, इराक लिखा है, ये गलत है। अजरबैजान भी गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल जो है इसके 9 मेंबर है जिसमें से 9वां मेंबर अभी हाल ही में ईरान बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि परंपरा के अनुसार विधानसभा में राज्यपाल द्वारा किया गया अभिभाषण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार होना चाहिए। जबकि दूसरा कथन है किसी भी विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 9वें में देखा जाए पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत ही विधायी प्रस्तावों को विधानसभा के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक के मामले में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, मैंग्रोव वनों के विस्तार से जो है कलालुंडी के जो है प्रवासी समुद्री पक्षियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इस संदर्भ में जो है कलालुंडी मड फ्लैट पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है कहाँ पर स्थित है? ये केरल में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी शुरुआत पूर्वी बंगाल में दुदू मियाँ द्वारा की गई थी, जबकि दूसरा कथन है इसका उद्देश्य इस्लाम को पुनर्जीवित करना और बंगाली मुसलमानों के बीच सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 11वें में देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसकी शुरुआत जो है 1819 में पूर्वी बंगाल के फरीदपुर में एक मुस्लिम विद्वान और धर्म सुधारक हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दुदू मियाँ का ऑप्शन गलत है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा ऑप्शन है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, मातंगनी हाजरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह अनुशीलन समिति की मेंबर थी और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेती थीं। जबकि दूसरा कथन है 1942 में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए तमलुक पुलिस स्टेशन की ओर एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए वे शहीद हो गई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 12वें में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि उन्हें जो है बहुत प्रेम से जो है मातंगनी हाजरा को जो है बूढ़ी गांधी के नाम से जो है पुकारा जाता था। वे एक कट्टर गांधीवादी महिला थी और उन हजारों महिलाओं में से एक थी जो महात्मा गांधी के जो है आह्वान पर जो है स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में निर्वाचनों के समान पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि दोनों देशों में विकेंद्रीकृत मतदाता पंजीकरण प्रणाली का जो है अनुपालन किया जाता है, जबकि दूसरा कथन है दोनों देशों में आम निर्वाचनों के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अनुपालन किया जाता है। तो दोनों देशों में ईमेल के माध्यम से अनुपस्थित मतदान करने की अनुमति नहीं है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा गया है। तो एक तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, जो सही नहीं है, क्योंकि यूएसए में जो है विकेंद्रीकृत मतदाता पंजीकरण प्रणाली का अनुपालन किया जाता है और इस प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य अपनी मतदाता सूची को बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। हालांकि भारत में मतदाता जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है पंजीकृत होते हैं और इसी के द्वारा जो है प्रबंधित केंद्रीकृत मतदाता पंजीकरण प्रणाली का अनुपालन किया जाता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है भारत में होने वाले आम निर्वाचनों में जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसे साधारण बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है। लेकिन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है तो तीसरा स्टेटमेंट में लिखा है कि दोनों देशों में ईमेल के माध्यम से अनुपस्थित मतदान करने की अनुमति नहीं है, जबकि यूएसए में जो है नागरिक अपना मतदान या तो व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट मतदान केंद्रों पर जाकर या मेल इन अनुपस्थित मतपत्रों के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन भारत में ये जो है प्रावधान जो है अनुपस्थित है। इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। मृदा प्रणाली के प्रमुख घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जीवित जीवों और कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत जो है संगठन मृदा के वातावरण से अधिक होता है, जबकि दूसरा कथन है कि खनिज पदार्थों का प्रतिशत जो है संगठन मृदा के विलयन से अधिक होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 14 में देखा जाए तो यहाँ पे देखने पे ये प्रतीत होता है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। पहला इसलिए गलत है कि जो है जीवित जीव और कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत जो है संगठन जो है 5% से 12% होता है, जबकि मृदा की वातावरण का प्रतिशत जो है संगठन जो है मृदा की वातावरण का प्रतिशत जो है संगठन 15% से 35% होता है। इसलिए जो है यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। यह एक नाट्य शैली है जो मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में प्रदर्शित की जाती है। इसमें एक तार वाले वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे कलाकार अपने दाहिनी कंधे पर धारण करते हैं। तेलंगाना विद्रोह के दौरान लोगों को जागृत करने हेतु इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस लोक रंगमंच का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे जो है 15 में देखा जाए तो यहाँ पे बुर्रा कथा का उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में व्यापक भूखमरी और मृत्यु देखी गई है, जबकि दूसरा कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तीसरा कथन है कि मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा की घटनाएं होती हैं। चौथा कथन है कि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े जीवाणुओं और विषाणुओं का मुक्त होना। तो उपर्युक्त में से कितने जो है आर्कटिक प्रवर्धन के संभावित परिणाम हो सकते हैं? तो यहाँ पे 16 में देखा जाए तो यहाँ पे तीन जो है स्टेटमेंट जो है आर्कटिक प्रवर्धन के संभावित परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे आर्कटिक प्रवर्धन जो है आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की व्यापक भूखमरी और मृत्यु का कारण बन रहा है।
यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट है कि जो है आर्कटिक में जो है परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और इसकी वजह से जो है सदियों से बर्फ़ की चादरों के नीचे दबी कार्बन और मीथेन गैस जो है निर्मुक्त हो रही हैं और जो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसके अलावा जो है विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि तुषारों के पिघलने से सदियों से बर्फ़ की चादरों के नीचे दबे निष्क्रिय जीवाणु और विषाणु भी वातावरण में निर्मुक्त हो जाएंगे और तथा ये संभवतः बीमारियों को जन्म देंगे। और जो है लगभग जो है इसके तहत जो है उदाहरण दिया गया है कि साइबेरिया में स्थायी तुषार के पिघलने से 2016 में एंथ्रेक्स का प्रकोप उत्पन्न हो गया और जिसकी वजह से लगभग 2 लाख जो है रेनडियर की मृत्यु हो गई। इसके अलावा देखा जाए तो तीसरे स्टेटमेंट में बात करें तो जो है अरब सागर में जो है तापमान के बढ़ने के साथ जो है संयुक्त रूप से जो है घटती समुद्री बर्फ के कारण जो है वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से नमी में वृद्धि और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं भी देखी गई हैं। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा चौथे स्टेटमेंट के लिए बात करें तो चौथा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ यूरोपीय शक्ति है, दूसरी तरफ जो है प्रथम फैक्ट्री की स्थापना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पुर्तगाल में देखा जाए तो पुर्तगाल में जो है तो पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में। तो वास्को डी गामा जो है काली कट में जो है सर्वप्रथम पहुँचे थे और वह समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। तो ये युग्म सही सुमेलित है। और जो है दूसरा ऑप्शन है डच। तो डच जो है इनका आगमन हुआ था 1595 में और जो है कार्नेलिस डी हाउटमैन ने जो है बेंटन के लिए एक डच बेड़े का नेतृत्व किया जो मसाला व्यापार में उनके प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। और प्रथम फैक्ट्री इन्होंने वर्ष 1605 में जो है विजयनगर साम्राज्य के तहत आंध्र प्रदेश की जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन तीसरा देखा जाए तो तीसरा युग में यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि फ्रांसीसियों का आगमन जो है 1604 में हुआ था और जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हेनरी IV के शासनकाल के दौरान की गई थी। लेकिन इस दौरान जो है प्रथम फैक्ट्री वर्ष 1668 में मुगल सम्राट औरंगजेब की अनुमति से सूरत यानी गुजरात में स्थापित की गई थी, ना कि पौंडीचेरी में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहला दूसरा सही है, यानी टोटल 2 सही हैं ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सॉरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पुनर्खरीद लेन देन के लिए पात्र होंगे, जबकि दूसरा कथन है परमाणु ऊर्जा उत्पादन और 25 मेगावाट से छोटे जल विद्युत संयंत्रों को इसके फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। जबकि तीसरा ऑप्शन है ग्रीन बॉन्ड जारी करने से प्राप्त आय भारत के सार्वजनिक खाते में जमा की जाती है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि इसके तहत जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग, पाम ऑयल उद्योग और 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्रों को इसके फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। तो इसके तहत जो है इस क्षेत्र में इसके अंतर्गत जो है जो सम्मिलित नहीं है वो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, लैंडफिल परियोजनाएं, शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग, पाम ऑयल उद्योग और 25 मेगावाट से बड़े जल विद्युत संयंत्रों को इसके तहत जो है शामिल नहीं किया गया है, बाहर रखा गया है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है क्योंकि ग्रीन बॉन्ड के निर्गमन से प्राप्त आय को जो है नियमित ट्रेजरी नीति के अनुरूप भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और फिर जो है भारत की संचित निधि से पात्र हरित परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो केवल पहला ऑप्शन सही है, यानी एक ऑप्शन सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है,
19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट बेलिड हेरॉन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये भारत के लिए स्थानिक है और मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। दूसरा कथन है, ये स्वभाव से सामान्यतः एकांतवासी होते हैं। तीसरा कथन है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में क्रिटिकली जो है अनडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 19 में देखने पे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है यहाँ पे अभी जो है कहा गया है कि ये पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, जबकि ये जो प्रजाति है जो है आर्डिया इंसीग्रिस, ये प्रजाति है, ये जो है पूर्वी हिमालय की जो है तलहटी में भूटान, पूर्वोत्तर भारत से लेकर बांग्लादेश की पहाड़ियों, म्यांमार से उत्तरी और पश्चिमी मध्य भाग में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। अभी हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में कमलांग टाइगर रिजर्व में एक जो है क्रिटिकली अनडेंजर्ड वाइट बेलिड हेरॉन यानी सफ़ेद पेट वाला बगुला देखा गया है, और विश्व भर में जो है वाइट बेलिड हेरॉन की आबादी जो है अनुमानित रूप से देखा गया है कि 250 ही बची है। और इसी के संदर्भ में जो है ये क्वेश्चन है, और ये जो है आर्डिया इंसीग्रिस नामक एक जो है प्रजाति है जिसके तहत इसको संदर्भित किया गया है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है सही है कि यह जो है मुख्य रूप से दुर्गम और जो है अवितरित क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो आमतौर पर जो है एकांतवासी होता है। हालांकि सर्दियों के मौसम में ये छोटे झुंडों और परिवार समूहों के रूप में एकत्रित होता है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो सही के लिए पूछा गया था, तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस प्रकार के वाहनों में एक आंतरिक दहन इंजन होता है तथा ये पेट्रोल और डीजल दोनों पर कार्य करने में सक्षम होते हैं। जबकि दूसरा कथन है जो है फ्लेक्स फ्यूल में इथेनॉल की मात्रा 100% तक हो सकती है। जबकि दूसरा कथन है जो है फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल को एक ऐसे हाइब्रिड वाहन में भी परिवर्तित किया जा सकता है जिसमें विद्युत का उपयोग किया जा सके। चौथा कथन है विश्व के प्रथम BS6 100% इथेनॉल ईंधन वाले कार वेरिएंट को भारत में लॉन्च किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 20 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे जो है गलत हो जाता है। पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है फ्लेक्स फ्यूल वाहन वे वाहन है जिसमें आंतरिक दहन इंजन होते हैं जो फ्लेक्सिबल ईंधन पर संचालित हो सकते हैं, और इस ईंधन में जो है पेट्रोल और इथेनॉल लेकिन डीजल का संयोजन नहीं होता है। और वास्तव में इन वाहनों का इंजन जो है 100% इथेनॉल सामग्री के साथ भी कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीयक बाजार उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जो है राइट्स शेयर वे शेयर होते हैं जो कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को संचित रिजर्व के पूंजीकरण द्वारा निःशुल्क जारी किए जाते हैं। जबकि दूसरा कथन है डिवेंचर्स या ऋण पत्र किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड होते हैं जिन पर एक निश्चित ब्याज दर होती है। यह आमतौर पर ऋण पत्र धारक के पक्ष में कंपनी की संपत्ति के एवज में चार्ज किए जाते हैं। जबकि तीसरा कथन है कि बोनस शेयर मौजूदा शेयर धारकों को पहले से मौजूद शेयरों के अनुपात में जारी की गई नई प्रतिभूतियां होती हैं। चौथा कथन है जीरो कूपन बॉन्ड बिना ब्याज वाले बॉन्ड होते हैं जो निवेशकों को शून्य रिटर्न प्रदान करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 21 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है राइट्स इशू यानी राइट्स शेयर जो है ये मौजूदा शेयरों को पहले से धारित प्रतिभूतियों के अनुपात में जारी की गई जो है प्रतिभूतियां होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है। जबकि जो है दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है डिवेंचर्स के संदर्भ में। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है क्योंकि जो है बोनस शेयर जो होते हैं इनको जो है ये कंपनियों द्वारा अपने शेयर धारकों को
पहले के वर्षों में अर्जित लाभ से संचित रिजर्व के पूंजीकरण द्वारा निःशुल्क जारी किए गए शेयर होते हैं। इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। चौथा भी यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि दूसरा कथन है लोक अदालत की अध्यक्षता एक वर्तमान या सेवानिवृत्त जो है न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है, जबकि तीसरा कथन है कि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 22 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है और यहाँ पे दूसरा कथन भी सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से लिया गया निर्णय जो है वादियों पर बाध्यकारी होता है और लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध जो है कोई अपील नहीं की जा सकती है, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि अपील की जा सकती है। इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा सही है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अवसर लागत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह चुने गए विकल्प के अलावा उपलब्ध अगला सर्वोत्तम विकल्प है। दूसरा कथन है कि अवसर लागत की गणना केवल उत्पादकों पर लागू होती है, उपभोक्ताओं पर नहीं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 23 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अवसर लागत की गणना केवल उत्पादकों पर लागू नहीं होती है। उपभोक्ता एक दूसरे के बीच जो है विभिन्न उपभोग मात्रा की तुलना करने के लिए अवसर लागत की पद्धति का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। E20 पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो E20 जो है पद है ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। E20 ईंधन में जो है 20% जो है इथेनॉल और 80% जो है पेट्रोल का मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इथेनॉल कार्बन रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है इसे डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तीसरा कथन है ये देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत निर्धारित किए गए उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 25 में तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसको जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री नामक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह देशों को कार्बन क्रेडिट के व्यापार हेतु राष्ट्रीय डेटा और प्रतिक्रियाओं को प्रभावी ढंग से जो है प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही के लिए पूछा गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कुल एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका गठन वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद किया गया था, जबकि दूसरा कथन है कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य थे। तीसरा कथन है कि यह संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और जो है पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 26 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ में देखा जाए तो इसमें जो है 4 देशों को सम्मिलित किया गया था, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और थाईलैंड, और इनके द्वारा जो है इसका जो है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड, यहाँ पे म्यांमार शामिल नहीं था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है।
जबकि इसका सचिवालय जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में जो है दलवाय और जो है रायसम पद संदर्भित करते हैं। तो ये जो पद हैं ये संदर्भित क्या करते हैं, तो ये जो है निचले पदक्रम के अधिकारियों को संदर्भित करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो विजयनगर साम्राज्य है ये दक्षिण भारत में जो है शासन करने वाला एक प्रमुख साम्राज्य है, जिसका शासनकाल जो है 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक था। और इस साम्राज्य की विशेषता केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में स्मार्ट डस्ट क्या होता है। तो इस स्मार्ट डस्ट जो है प्रायः मिलीमीटर आकार के सूक्ष्म वायरलेस सेंसर होते हैं। ये संवेदन और संचार क्षमताओं सहित विभिन्न कार्यात्मकताओं में सक्षम होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इन सूक्ष्म उपकरणों को पर्यावरण में फैलाने, डेटा संग्रह करने और एक दूसरे के साथ या केंद्रीय प्रणाली के साथ संचार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित परिदृश्यों पर विचार करें। पहला है घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन, दूसरा है घरेलू उद्योगों की जो है प्रतिस्पर्धात्मकता का कमजोर होना, तीसरा है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। तो उपयुक्त में से कितने पूंजी अंतर्वाह के संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे 29 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पूंजी अंतर्वाह के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, ना कि कमी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जबकि दूसरा कथन है इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 30 में देखा जाए तो 30 में ये देखने में पता चलता है कि यहाँ पे पहला कथन तो सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका लक्ष्य भारत में ग्रामीण परिवारों को आवासीय भूमि के स्वामित्व अधिकार संबंधी रिकॉर्ड प्रदान करना है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अधिक वर्षा और प्रचुर वनस्पति के बावजूद सदाबहार वर्षा वनों में बीज जल्दी अंकुरित नहीं होते हैं। दूसरा कथन है कि निम्न गुणवत्ता वाली सतही मृदा और प्रकाश की अनुपस्थिति सदाबहार वनों में सीमित कारक है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है 31 में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, जिसमें कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं तथा कथन दूसरा पहले की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आज़ादी के बाद से भारत में केवल एक बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। दूसरा कथन है आज़ादी के बाद से भारत को कभी भी वित्तीय आपातकाल का सामना नहीं करना पड़ा है। तीसरा कथन है 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया था। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो 32 में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और भारत में आपातकाल की उद्घोषणा 3 बार की गई है। एक बार 1962 में चीन युद्ध के दौरान और 1971 के जो है पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 1975 की आंतरिक अशांति के जो है संदर्भ में ये घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे जो है कहा गया है कि केवल एक बार किया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और जो है दूसरा स्टेटमेंट है कि जो है वित्तीय आपातकाल का सामना नहीं करना पड़ा है, ये कहा गया है। तो अभी हाल के मौजूदा वर्षों में जो है कहा जाता है कि वित्तीय आपातकाल चल रहा है, लेकिन ऐसी जो है आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, जबकि इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद जो है 356 के तहत आता है और जो है यहाँ पे 20 जून 1951 को जो है
पंजाब में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है प्रस्तावित किया गया था। इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बेरोजगारी के संदर्भ में हतोत्साहित श्रमिक शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 33 में देखा जाए तो इसका अर्थ है कि जो है हतोत्साहित श्रमिक जो है शब्द जो है ये श्रम बल में एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने इस विश्वास या धारणा के कारण सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करना बंद कर दिया है कि उपर्युक्त नौकरी के अवसर उपलब्ध ही नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित देशों पर विचार करें, फ्रांस, चीन और यूएसए। तो उपर्युक्त में से कितने देशों में एक से अधिक टाइम जोन हैं? तो यहाँ पे देखा जाए एक से अधिक टाइम जोन वाले देश कौन से हैं? फ्रांस में 13 हैं और चीन में जो है कितने हैं? और चीन में जो है चीन में एक ही है और यूएसए में है 11 है और रूस में है 11 टाइम जोन। ऑस्ट्रेलिया में 9, यूनाइटेड किंगडम में 9, कनाडा में 6, डेनमार्क में 5, न्यूजीलैंड में भी 5, ब्राज़ील में 4, मेक्सिको में 4, चिली में 3, इंडोनेशिया में 3, किरीबाती में 3 और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 2 और जो है इक्वाडोर में 2, कजाकिस्तान में 2, माइक्रोनेशिया में 2, मंगोलिया में 2, नीदरलैंड में 2, पपुआ न्यू गिनी में 2, पुर्तगाल में 2, दक्षिण अफ्रीका में 2, स्पेन में 2। केवल चीन में ही एक टाइम जोन है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक के लिए पूछा गया था तो फ्रांस और यूएसए में जो है एक से अधिक टाइम जोन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में सुर्खियों में रही जो है पिन्ना नोबिलिस प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 35 में देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि यह भूमध्य सागरीय क्लैम की एक बड़ी प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन अब इनकी संख्या में पुनः वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ जो है संबंधित देश हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट दे रखा है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया का एक जो है इंटरिम बायोरीजन है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में जो है पिलबारा और दक्षिणी किम्बर्ली क्षेत्रों में विस्तृत है तथा पूर्व में उत्तरी क्षेत्र तक जो है ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है ये युग्म सही सुमेलित है। अगला है मोजावे डेजर्ट, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शुष्क क्षेत्र है, ये भी जो है सही सुमेलित है और ये जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला है रूब अल खली, ये जो है सऊदी अरेबिया में है और यह अरब रेगिस्तान का एक भाग है, ये भी सही सुमेलित है। अगला है तकलाम कान मरुस्थल, तो ये भी जो है यह मरुस्थल जो है विश्व के सबसे बड़े रेतीली मरुस्थल में से एक है और यह जो है चीन में स्थित है। तो चारों सही सुमेलित है, इसलिए यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका जो है पुनर्वास अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कोई भी व्यक्ति या एजेंसी जो किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के काम में नियोजित करती है उसे 2 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। जबकि दूसरा कथन है अधिसूचित सुरक्षात्मक गियर की सहायता से मल साफ करने के कार्य में नियोजित व्यक्ति को मैनुअल स्क्वेंजर नहीं माना जाएगा। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 37 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है जब संसद द्वारा उसके समक्ष उसी सत्र में ऐसी पद मुक्ति के लिए समावेदन प्रस्तुत किया गया हो। तो तीसरा कथन है ऐसा समावेदन संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 38 में देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है,
तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह पारिस्थितिकी तंत्र के केवल जैविक कारकों पर निर्भर होता है। दूसरा कथन है कि पारिस्थितिकी निकेत निम्न पोषी स्तरों पर लघुत्तम होता है तथा ऊपरी पोषी स्तरों पर वृहत होता है। तीसरा कथन है यदि किसी विशेष प्रजाति के विलुप्त होने या दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवास के कारण यदि कोई निकेत रिक्त होता है तो दूसरी प्रजाति उसका स्थान ग्रहण कर सकती है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 39 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों घटकों के जीवों के साथ जो है निर्भर होता है, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो युग्म सही सम्मिलित है, यानी दो कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित निकायों या संगठनों में से कौन सा भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना तैयार करता है। तो यहाँ पे देखा जाए 40 में तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो है ये तैयार किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित संवैधानिक पदों पर विचार करें। पहला है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। दूसरा है वित्त आयोग के सदस्य। तीसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। चौथा है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य। पांचवा है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। तो यहाँ पे कितने जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी पांचों जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित संवेदकों पर विचार करें। पहला है जो है एक्सेलेरोमीटर, दूसरा है जायरोस्कोप, तीसरा है वायु दाब मापी। तो उपयुक्त में से कितने संवेदक समान तौर पर फिटनेस ट्रैकर में प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे 42 का सही जवाब है जो है सभी तीनों जो है समान तौर पर जो है फिटनेस ट्रैकर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 43 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है और तीसरा भी सही है, तो सही नहीं है डी ऑप्शन। इस प्रणाली के तहत किसी राजनीतिक दल को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में सीटें प्राप्त होती हैं, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में किसी दल को विधायिका में प्राप्त मतों से अधिक सीटें प्राप्त हो सकती हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जो है प्रत्येक दल को प्राप्त मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीट प्राप्त होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की शुरुआत की गई। जबकि दूसरा कथन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के अलावा मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता भी हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई। जबकि तीसरा कथन है कि केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमानों के अलावा ब्रिटिश पूंजीपतियों और जमींदारों के लिए सीटें आरक्षित की गई थीं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 44 में देखा जाए तो इसको जो है जो ये क्वेश्चन दे रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और इसके तहत देखा जाए तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन जो है भी यहाँ पे सही है और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सेज जो है संवैधानिक कानून द्वारा समर्थित है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है और जो है इसको 2005 में एक जो है संवैधानिक कानून बनाया गया था। जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि सेज में कच्चे माल जैसे उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए जो है लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। जबकि तीसरा ऑप्शन है कि सेज द्वारा घरेलू बिक्री पर कोई सीमा शुल्क नहीं लागू किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क लागू होता है क्योंकि उन्हें निर्यात माना गया है।
इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, पहला वाला, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने को जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल किया जा सकता है। पहला अनिवासी भारतीय जमाएं, दूसरा गैर परिवर्तनीय डिवेंचर्स, तीसरा किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पात्र लिखत के माध्यम से किए गए 10% या उससे अधिक का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, चौथा है किसी गैर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा इक्विटी लिखत के माध्यम से किया गया निवेश। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 46 का देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है अनिवासी समान रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता भारत के विदेशी ऋण का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि गैर परिवर्तनीय या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिवेंचर्स जिनके लिए धनराशि प्राप्त की गई है उसे ऋण के रूप में माना जाएगा, ना कि जो है एफडीआई के रूप में माना जाएगा। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है तो यहाँ पे सही है और चौथा भी यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सही के लिए पूछा गया था। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तीसरा चौथा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संसद में अध्यक्ष पद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है जब भी लोकसभा का विघटन होता है अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है और जो है नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बना रहता है। दूसरा कथन है वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जबकि तीसरा कथन है कि वरीयता क्रम में उसका पद जो है प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है। तो यहाँ पे कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए 47 में सभी तीनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है 7 शिखर 7 पारंपरिक महाद्वीपों में से प्रत्येक में स्थित सबसे ऊंचे पर्वत हैं। पर्वतारोही समुदाय में ऐसे कई अन्य लक्ष्यों और चुनौतियों के साथ साथ इन शिखरों की चोटियों तक पहुंचना महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी चोटी 7 शिखरों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो इस चोटी का नाम है माउंट नरोदनाया, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट तमारा क्या है। तो प्रोजेक्ट तमारा जो है जल की गुणवत्ता को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संवर्धित एक स्मार्ट वातायन प्रणाली है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। मत्स्य पालन और जल कृषि और संरचना विकास निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका गठन 2022-23 तक 20 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के साथ किया गया था। दूसरा कथन है यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। तीसरा कथन है इस योजना के जो है क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नोडल एजेंसी है। तो उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 50 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो है नोडल एजेंसी के रूप में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, ना कि ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तत्व और सार के सिद्धांत का प्रयोग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के दायरे को निर्धारित करने हेतु किया जाता है। जबकि दूसरा कथन है कि इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे जो है अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं करना चाहिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 51 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। दूसरा कथन है वह हिंदू महासभा के मेंबर थे। तीसरा कथन है उन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन किया था। चौथा कथन है
पंजाब में जालियांवाला बाग के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कितने कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 52 में देखा जाए तो उनको जो है पंजाब केसरी और जो है पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन सही है। वह हिंदू धर्म में विश्वास करते थे और जो है लाहौर आर्य समाज के साथ साथ हिंदू महासभा से भी वे जुड़े हुए थे। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी वे शामिल हुए और पंजाब में कई राजनीतिक आंदोलनों में जो है उन्होंने भाग लिया और उनकी आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण उन्हें 1907 में जो है बर्मा निष्कासित कर दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो इस प्रकार से गलत के लिए पूछा गया था तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें कहा गया है कि पंजाब में जालियांवाला बाग के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने रॉलेट एक्ट और उसके बाद हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का भी सक्रिय रूप से विरोध किया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण 1928 में हुए साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई हिंसा थी, ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार शत्रु देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? पहला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दूसरा है विधि के जो है समता और विधि का समान संरक्षण, तीसरा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, चौथा है विशेष मामलों में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 53 में जो है देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन में नहीं है, पहला भी सही है और जो है तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ये चारों अधिकार जो है शत्रु देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। धार्मिक कार्यों से संबंधित जो है फ्रीडम अनुच्छेद 26 के तहत संदर्भित है और जो है विशेष मामलों में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 के तहत, और जो है प्राण एवं दैहिक फ्रीडम का संरक्षण जो है अनुच्छेद 21 के तहत, और विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत संदर्भित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित संसदीय विशेषाधिकारों पर विचार करें। पहला है सदन की बैठक जारी रहने के दौरान दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी और निरोध से जो है उन्मुक्ति प्रदान की गई है, जबकि दूसरा कथन है सदन के सदस्यों को सदन की कार्रवाई के संबंध में न्यायालयों में साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन है संसद में कही गई किसी भी बात के संबंध में सदस्य को किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। तो उपयुक्त में से कितने संसदीय जो है विशेषाधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए यहाँ पे जो है तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि पहला दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में वडाती बेनी ऑफ जोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अभिसारी प्लेट सीमाओं पर घटित होता है जहां दो प्लेटें एक दूसरे की ओर संचरित हो रही होती हैं। दूसरा कथन है इसका गहरी समुद्री खाइयों के निर्माण से सीधा संबंध है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 55 में देखा जाए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। गौरैया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह दिल्ली का राजकीय पक्षी है। दूसरा कथन है इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में जो है सुवेद श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा कथन है यह एक संकेतक प्रजाति है। तो सही कथन यहाँ पे चुनने हैं। तो यहाँ पे जो है 56 में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है,
जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी IUCN संरक्षण स्थिति जो है लीस्ट कंसर्न यानी ना कि वनरेबल है। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह 36 द्वीपों के समूह के साथ एक एकल जिला संघ राज्य क्षेत्र है, इसमें 12 एटोल शामिल हैं। दूसरा कथन है सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किमी दूर अरब सागर में स्थित है। तीसरा कथन है केवल BSNL और एयरटेल लक्षद्वीप द्वीप समूह को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं। चौथा कथन है कि लक्षद्वीप द्वीपों में प्रवेश जो है प्रतिबंधित है और यहां आने के लिए प्रवेश परमिट की आवश्यकता होती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 57 में देखा जाए तो यहाँ पे सभी चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में सुर्खियों में रहा मापुटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जो है प्रोटोकॉल जो है लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर आधारित एक प्रोटोकॉल है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। पहला रूस, दूसरा फ्रांस, तीसरा जापान, चौथा भारत। तो उपर्युक्त में से कितनों ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है? तो यहाँ पे देखा जाए चंद्रमा की सतह पर पहुँचने वाला प्रथम देश जो था वो रूस था, और जो है जिसका मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 2 12 सितंबर 1959 को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था। और जो है चंद्रमा की सतह पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देश रूस 1959 में, और रूस के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार जो है 1966 में जो है सफल लैंडिंग की, और चीन का जो है चांगई 3 लैंडर 14 दिसंबर 2013 को चंद्रमा पर लैंड किया। तो यहाँ पे जो है चीन भी सही है। और भारत ने जो है चंद्रयान जो है फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा पर भेजा, लेकिन अभी हाल ही में 23 अगस्त 2023 को भी चंद्रयान 3 को भी लैंड करवाया जा चुका है। तो भारत भी यहाँ पे सही है। और जापान ने भी अपना स्मार्ट लैंडर या स्लिम यान को 20 जनवरी 2014 को चंद्रमा की सतह पर अभी लैंड करवाया है। तो यहाँ पे जापान भी सही है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। 3 स्टेटमेंट सही है, जबकि फ्रांस ने अभी तक ऐसा जो है काम नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अजैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जैव प्रकाश की तीव्रता एक सीमा से कम होती है तो CO2 के संचयन के कारण पौधों की जो है वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। जबकि दूसरा कथन है पौधे जो है वातपोत्सर्जन में वृद्धि के कारण मर जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें नमी की आपूर्ति नहीं कर पाती है। तीसरा कथन है उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जो है प्रोटोप्लाज्म प्रोटीन जम जाता है जिसके कारण पौधों की मृत्यु हो जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 60 में देखा जाए तो 60 में जो है पहला कथन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन भी यहाँ पे सही है और तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। समुद्री जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में जो है बेंथिक जोन की पारिस्थितिकी संबंधी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह प्राथमिक उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है जो शैवाल और अन्य पौधों की जो है वृद्धि में सहायक है। जबकि दूसरा कथन है यह पोषक तत्वों के चक्रण और अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 61 में देखा जाए पहला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि सूर्य के प्रकाश वाले जो है एपीपेलाजिक जोन में जो है पादप प्लवक प्रमुख प्राथमिक उत्पाद हैं जो खाद्य जाल के आधार को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो बेंथिक जोन जो है महासागर में प्राथमिक उत्पादन का मुख्य स्रोत नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है। लाइट डिटेक्शन एंड
रेंजिंग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उपयोग मेघ परिच्छेदिका बनाने में किया जाता है, यानी क्लाउड प्रोफाइल बनाने में किया जाता है। दूसरा कथन है इसका उपयोग किसी लक्ष्य के वेग को मापने के लिए किया जा सकता है। तीसरा कथन है यह अन्य सिग्नलों के हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होता है। तो सही कथनों का यहाँ पे चयन करना है। तो 62 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है तो ये जो लिडार है ये जो है एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है और इसमें दूरी मापन और पर्यावरण के जो है विस्तृत त्रिआयामी मानचित्र बनाने हेतु लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है लिडार तकनीक का उपयोग जो है लेजर पल्स को क्लाउड तक पहुंचाने और वापस लाने में लगने वाले समय को मापकर मेघ यानी क्लाउड प्रोफाइल बनाने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही है और जो है यह जानकारी मेघ यानी बादल के गुणधर्म और संरचना का अध्ययन करने में सहायता करती है। इसके अलावा जो लिडार है ये डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके किसी लक्ष्य के वेग को मापता है। यह भी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि अगला ऑप्शन है कि लिडार सिग्नल जो है परिवेशी प्रकाश या आसपास के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य लिडार सिस्टम जैसे अन्य स्रोतों के हस्तक्षेप से प्रभावित होते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा है कि प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है नरमपंथी अंग्रेजों की निष्पक्षता और न्याय पद्धतियों में विश्वास करते थे। दूसरा कथन है इस चरण के दौरान राजनीतिक गतिविधियां केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित थीं। तीसरा कथन है नरमपंथियों ने विधान परिषदों के विस्तार और भू राजस्व में कमी की मांग की। तो यहाँ पे जो है कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो 63 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीसरा भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सभी तीनों कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करें। पहला है ग्रीन हार्ट, दूसरा है कीकर, चौथा है सेमल, तीसरा है सेमल, चौथा है देवदार, पांचवा है गुल मेहंदी। तो भारत में वनों के संदर्भ में उपर्युक्त में से कितने वृक्ष जो है फर्नीचर निर्माण हेतु उपयुक्त कठोर काष्ठ हैं। तो यहाँ पे जो है 64 में देखा जाए तो कठोर काष्ठ के संदर्भ में बोला गया है ना। ये दोनों जो है मुलायम काष्ठ हैं और ग्रीन हार्ट, कीकर और जो है सेमल ये जो है दृढ़ काष्ठ है, यानी जो है कठोर काष्ठ है। इनका उपयोग जो है फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है। तो टोटल 3 सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका गठन ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया था, जबकि दूसरा कथन है कि कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में इस आयोग का सभी स्तरों पर बहिष्कार करने का निर्णय लिया। तीसरा कथन है मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा आयोग के बहिष्कार के आह्वान का समर्थन किया। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है कंजर्वेटिव पार्टी की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को लेबर पार्टी से हार का भय था, इसलिए इसका गठन जो है ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के शासन के दौरान किया गया था। इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है। मद्रास में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1927 में। इसमें अध्यक्षता की थी जो है M.A. अंसारी ने।
बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सहकारिता संविधान के तहत समवर्ती सूची का एक विषय है और यह जो है संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित होता है। जबकि दूसरा कथन है बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 को एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की रक्षा करने वाली सहकारी समितियों को जो है विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 66 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है सहकारी समितियाँ संविधान के अंतर्गत जो है राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का, अर्थात वे राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है पल्लवों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पल्लव राजवंश जो है 3वीं से 9वीं शताब्दी तक जो है दक्षिण भारत पर शासन करने वाला एक प्रमुख राजवंश था। और यहाँ पे जो है देखा जाए तो उसका जो मंदिर नहीं था, जो है ऐरावतेश्वर मंदिर जो है पल्लव राजवंश से संबंधित नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी जो है तीनों मंदिर जो है लास्ट के पल्लवों राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण कालीन स्थलों की एक अद्वितीय विशेषता है? तो यहाँ पे 68 में देखा जाए तो 68 में देखा जाए स्थायी जीवन शैली और कृषि जो है इसकी जो है अद्वितीय विशेषता है। यहाँ पे क्या है? 68 में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि नवपाषाण काल के पश्चात जो है लौह युग के दौरान लोहे के औजारों और हथियारों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा। और जो है पत्थर तांबों का भी यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि नवपाषाण काल में जो है स्थायी समुदायों ने फसलों को उगाना, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और पूरा पाषाण काल की विशेषता यह थी कि खाना बदोश जीवन शैली एवं जीविका के लिए शिकार और संग्रहण पर निर्भरता बढ़ाई उन्होंने। इसलिए यहाँ पे पहला और दूसरा और तीसरा चौथा यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्ड टोकनाइजेशन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रत्येक डेबिट कार्ड लेन देन के लिए कार्ड टोकनाइजेशन अनिवार्य है। दूसरा कथन है कि ग्राहक एक समय में अधिकतम 5 डिवाइस पर टोकनाइजेशन का अनुरोध कर सकते हैं। तीसरा कथन है कार्ड जारीकर्ता किसी ग्राहक के कार्ड टोकनाइजेशन को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो कितने कथन यहाँ पे सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है कोई सा भी यहाँ पे कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इससे भूजल स्तर में गिरावट आई। दूसरा है उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण नाइट्रोजन प्रदूषण और सुपोषण हुआ है। तीसरा कथन है इससे मृदा प्रदूषण और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है। चौथा कथन है इससे फसल गहनता में कमी आई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने जो है हरित क्रांति के नकारात्मक परिणामों के सूचक हैं? तो हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में जो है नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है श्री MS स्वामीनाथन ने की। और हरित क्रांति ने भारत को खाद्य की कमी से खाद्य अधिशेष वाले राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पे जो है देखा जाए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है वर्तमान में भारत की फसल गहनता 155% है, और अतः आज़ादी के बाद जो है इसमें लगभग 44% की जो है वृद्धि ही दर्ज की गई है, कमी नहीं है आई है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो एक तरफ रिपोर्ट का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित जो है संगठन है। तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जो जारी की जाती है, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जो है जारी किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। तो पहला मिलान सही है। अगला है जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट है। यह जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सही सुमिलित नहीं है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट।
तो इसको जो है कहा गया है कि जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इसको जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे सही सुमेलित केवल एक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में प्रधानमंत्री ने G20 देशों के नेताओं की बैठक में दिए गए अपने प्रारंभिक वक्तव्य में एक जो है उद्धरण दिया कि मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए का उल्लेख किया। यह उद्धरण अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किससे लिया गया है? तो यहाँ पे जो है 72 में देखा जाए तो इसका उल्लेख जो है छठे शिलालेख से लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत के संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। दूसरा कथन है अनुच्छेद 15 राज्य को पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत करता है। तो तीसरा कथन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के पास किसी जो है शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक के दर्जे को निरस्त करने की शक्ति है। जबकि चौथा कथन है कि जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त कोई अन्य न्यायालय विचार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसमें जो है वर्ष 2006 में जो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया और यह अनुच्छेद जो है राज्य को सभी पिछड़े वर्ग के नागरिकों जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को जो है संदर्भित किया गया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। तो केवल दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। साल भंजिका, तारकी आकार की भू योजना, तीसरा है अत्यंत जटिल नक्काशी। तो उपयुक्त में से कितनी होयसल मंदिरों की समान विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो 74 में देखा जाए तो होयसल जो राजवंश था ये जो है दक्षिण भारत का एक राजवंश था और यह 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच जो है इसने जो है दक्षिण भारत में शासन किया। और यहाँ पे देखा जाए इनकी विशेषताओं के संदर्भ में तो यहाँ पे जो है एकाधिक दिवालय जो है इनकी विशेषताएं थी, तारकी भू योजनाएं और अत्यंत जटिल नक्काशी और जो है साल भंजिका इत्यादि जो है सभी जो है इनकी मंदिरों की समान विशेषताएं थी। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक पहल है। दूसरा कथन है यह किसी भी मूल वर्ग के लेन देन को सक्षम करेगा। तीसरा कथन है यह नेटवर्क सेवाओं की नहीं बल्कि वस्तुओं की लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। जबकि चौथा कथन है कि मौजूदा वाणिज्य एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्मों के लिए ONDC को अपनाना अनिवार्य है। तो उपर्युक्त कथनों में कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 75 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में शामिल सभी संस्थाओं के लिए एक अखिल भारतीय खुला भेदभाव रहित और सुरक्षित फ्रेमवर्क है। तो तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, चौथा भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यह ना तो एग्रीगेटर एप्लीकेशन है और ना ही होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें सभी मौजूदा डिजिटल कॉमर्स एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म स्वेच्छा से ONDC नेटवर्क को अपनाने और उसका हिस्सा बनने का विकल्प चुन सकते हैं, ना कि कोई अनिवार्यता है। इसलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। बृहद पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह योजना इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। जबकि दूसरा कथन है
पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कंपनी अन्य योजनाओं से प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। जबकि तीसरा कथन है विनिर्माणकर्ताओं को वार्षिक टर्नओवर के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है 76 में? तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है और तीसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि पीएलआई योजना के तहत पात्रता किसी अन्य योजना के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। जबकि तीसरा है तो यहाँ पे प्रोत्साहन जो है दिया जा सकता है। यह योजना वृद्धिशील विक्रय के आधार पर निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है, ना कि वार्षिक टर्नओवर के आधार पर। इसलिए यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारत में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 97% भाग केवल 7 राज्यों से प्राप्त होता है। दूसरा कथन है खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा की हिस्सेदारी अधिकतम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 77 में देखा जाए तो एक तो पहला कथन सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है। तो जो है खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में 44% जो है हिस्सेदारी है भारत की, और 40.11% हिस्सेदारी उड़ीसा की है, जिसके तहत जो है उड़ीसा प्रथम पायदान पर है। इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का स्थान है। छत्तीसगढ़ जो है 17.34% हिस्सा रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। सऊदी अरब, इजराइल, यूरोपीय संघ, फ्रांस, तुर्की है। तो उपयुक्त में से कितने देशों या संघों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन देशों का जिक्र है सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और संयुक्त राज्य ने जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब, फ्रांस, यूरोपीय संघ, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शब्दावली है और उनका अर्थ दे रखा है। तो डीप लर्निंग का मिलान करना है। तो डीप लर्निंग के बारे में देखा जाए तो कंप्यूटर द्वारा मानव मस्तिष्क के अनुकरण के आधार पर लर्निंग, ये सही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीनों की अंतरक्रिया का अनुकरण करने की क्षमता, ये भी सही है। अगला है जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऐसा प्रोग्राम जो मानव जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों युग्म सही सम्मिलित हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लेखकों का मिलान करना है उनकी रचनाओं से। तो जियाउद्दीन का मिलान किया जाए तो यहाँ पे तारीख ए फिरोजी शाह है। तो पहला सही सम्मिलित नहीं है। अगला है अलबरूनी। तो अलबरूनी के बारे में देखा जाए तो अलबरूनी ने जो है तारीख अल हिंद लिखी, ये सही सम्मिलित है। मिनहाज उस सिराज, इन्होंने जो है तबकात ए नासरी लिखी 1260 में, ये भी यहाँ पे गलत है। तो केवल एक ही सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। ध्रुवीय भंवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह पृथ्वी के ध्रुवों के निकट घटित होने वाला उच्च दाब और ठंडी वायु का एक वृहद क्षेत्र है। दूसरा कथन है यह प्रत्येक वर्ष शीत ऋतु में घटित होता है और ग्रीष्म ऋतु में अनुपस्थित हो जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 81 में देखा जाए तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। मरुस्थल में मरीचिका घटना का प्राथमिक कारण क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसका कारण। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे अभी तक केवल एक बार संशोधित किया गया है। दूसरा कथन है इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में गणराज्य शब्द जोड़ा गया। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 83 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976। इसके तहत जो है प्रस्तावना को अभी तक केवल एक बार संशोधित किया गया और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित जल निकायों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है ओखोटस्क सागर, दूसरा है जापान सागर, तीसरा है अराफुरा सागर, चौथा है वेडल सागर। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहले आएगा ओखोटस्क सागर, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और फिर है जापान सागर, फिर आएगा अराफुरा सागर, फिर आएगा वेडल सागर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, जोग्लिफ्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये प्रागैतिहासिक शैल कला का एक रूप है जिसे लेटराइट पठारों की सतह पर बनाया गया है। दूसरा है हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित जो है जोग्लिफ्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सकल घरेलू उत्पाद और स्फीतिक में केवल घरेलू उत्पाद पर उत्पादित वस्तुएं ही शामिल की जाती हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित वस्तुएं शामिल की जाती हैं। जबकि दूसरा कथन है कि जीडीपी अवस्थितिक की गणना वस्तुओं के एक निश्चित बास्केट का उपयोग करके की जाती है, जबकि सीपीआई में समय समय पर वस्तुओं के बास्केट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 86 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जीडीपी अवस्थितिक की गणना वस्तुओं के एक बास्केट का प्रयोग करके की जाती है, जिसमें समय के साथ वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सीपीआई की गणना के लिए निश्चित वस्तुओं वाले एक बास्केट पर विचार किया जाता है, ना कि परिवर्तित किया जाता है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। दूसरा कथन है हाल ही में केरल में पहली बार इसकी तस्वीर लेकर इसकी मौजूदगी की पुष्टि की गई। तीसरा कथन है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत संरक्षित है। तो सही कथनों का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 87 में देखा जाए, एक तो यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार जो है पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर लेकर उसकी मौजूदगी की पुष्टि की गई है, ना कि केरल में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका पर्यावास पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में पाया जाता है, जबकि उत्तराखंड में इसे कभी कभार ही देखा जाता है। तो पश्चिमी घाट वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में स्थायी जमा सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एचडीएफ के तहत आरबीआई को संपार्श्विक की समतुल्य राशि के एवज में अतिरिक्त नकदी को जो है अवशोषित करने की अनुमति होती है। दूसरा कथन है रिवर्स रेपो के विपरीत आरबीआई के पास जो है एचडीएफ के माध्यम से तरलता को अवशोषित करने का जो है विशेषाधिकार होता है। तीसरा कथन है एचडीएफ के तहत जमा राशि को नगद आरक्षित अनुपात के लिए अहिर्त शेष राशि के रूप में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे कथनों पे देखा जाए तो 88 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, सारे ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि स्थायी जमा सुविधा जो होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यान्वित एक जो है संपार्श्विक मुक्त तरलता अवशोषित करने वाला तंत्र है, और इसका प्रयोग ब्याज भुगतान के माध्यम से बैंकों से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत है। जबकि दूसरा तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है वर्तमान तरलता प्रणाली के तहत जो है रिजर्व बैंक के पास रिवर्स रेपो, खुले बाजार की संक्रियाएं और नगद आरक्षित अनुपात के माध्यम से तरलता अवशोषण पर जो है
विशेषाधिकार जो है प्राप्त है, और दूसरी ओर एचडीएफ बैंकों को अपने विवेक पर रिजर्व बैंक के पास जो है अधिशेष तरलता को जमा करने की अनुमति है, इसलिए यहाँ पे दूसरा गलत है, और तीसरा भी यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, V2X संचार पथ का प्रयोग प्रायः किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है ऑटोमोबाइल ड्राइविंग के लिए किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। दूसरा है ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तीसरा है 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक की परिसंपत्ति वाली जो है एनबीएफसीएस को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी माना जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही है, और दूसरा कथन भी सही है, और तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसके लिए जो है 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक की परिसंपत्तियों वालों को जो है एनबीएफसी माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा ही सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, ग्रीष्म निष्क्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह जीवित रहने की एक रणनीति है जो जंतुओं को कठिन समय में जल को बचाने में सहायता करती है। दूसरा कथन है ग्रीष्म निष्क्रियता के दौरान जंतुओं की जो है चयापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 91 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मनरेगा के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा मानकों का निर्धारण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, जबकि दूसरा कथन है सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु अधिकृत किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है सामाजिक आंदोलन, दूसरी तरफ है संबंधित नेतृत्वकर्ता। तो पहला आंदोलन है, इसके जो मिलान होगा श्री नारायण गुरु द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था, जो सही सम्मिलित नहीं है। अगला है नायर आंदोलन। नायर आंदोलन के बारे में देखा जाए ये भी सही सम्मिलित नहीं है। अगला है महार आंदोलन। महार आंदोलन जो है 1924 में जो है दलित जातियों द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चलाया गया, ये सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख अशोक के आंतरिक प्रशासन में मानवतावादी दृष्टिकोण, अहिंसा और युद्ध निषेध की नीति को दर्शाता है? तो यह जो है कालसी अभिलेख दर्शाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि दूसरा कथन है सभी मामलों और समय अवधि के संबंध में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति संसद की विधि निर्माण की शक्तियों के जो है समविस्तीर्ण ही है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 95 में देखा जाए तो पहला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 123 होना चाहिए, और दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है समय अवधि के संबंध में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति की शक्ति संसद के विधि निर्माण की शक्तियों के समानांतर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूसरा भी गलत है। तो कथन जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका लक्ष्य 2030 तक देश में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर को 30% तक कम करना है। इसका उद्देश्य सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को एकीकृत करना है।
इसका उद्देश्य जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में मनोरोग संबंधी बाह्य रोगी विभागों की स्थापना करना है। इसमें आत्महत्याओं की जिम्मेदारी पूर्ण मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा निर्देश विकसित करने की परिकल्पना की गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 96 में देखा जाए तो जो है यहाँ पे चौथा सही है, तीसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, लेकिन पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30% नहीं 10% करना लक्ष्य है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, एडवांसिंग नेट जीरो स्टेटस रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह जो है वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देता है। दूसरा है, इसकी स्थापना 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। तीसरा कथन है, इसका गठन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों और विशेष एजेंसियों ने मिलकर किया था। चौथा कथन है, भारत UNFF का संस्थापक सदस्य है। तो कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 98 में देखा जाए तो सभी चारों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, प्रौद्योगिकी के संदर्भ में डिजिटल ट्विन क्या होता है? तो डिजिटल ट्विन क्या होता है ये आपको बताना है। तो डिजिटल ट्विन जो है किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली की आभासी जो है प्रतिकृति होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, लवणोद्भिद पौधों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। पहला है, ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें निम्न सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है, इनकी मुख्य विशेषता मोमी और रोमदार संरक्षण के साथ साथ मोटे छोटे पत्तों की उपस्थिति है। तीसरा कथन है, पुदीना, अजवाइन के फूल, सफ़ेद जो है तिपतिया और गुलाब लवणोद्भिद पौधों के उदाहरण हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 100 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला यहाँ पे गलत है, क्योंकि पहला इसलिए गलत है कि लवणोद्भिद जो है अत्यधिक सूर्य का प्रकाश सहन करने वाले पौधे होते हैं, और ये पौधे अपनी संरचना और जो है चयापचय प्रक्रिया के कारण जो है अत्यधिक तीव्र सौर विकिरण वाले स्थानों के लिए अनुकूल पाए गए हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा, तीसरा सही है। इसी के साथ ही विजन IAS का 24 नंबर का टेस्ट पेपर, जो एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर था, उसका यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।